लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं आज की दुनिया के सबसे बड़े इल्म टेक्नोलॉजी के एक माहिर जनाब अली मुर्तज़ा सोलंकी साहब। अली मुर्तज़ा सोलंकी जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं पोल्ट्रा इंक के, और उसने सेवन शरीफ से सिलिकॉन वादी तक एक सफ़र किया, एक मेहनत की और मंजिल दर मंजिल मुख्तलिफ मराइल तय करते हुए वो एक जगह पे पहुँचे। हमने सोचा है कि आपके साथ उनका एक सरसरी तारुफ़ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली मुर्तज़ा, सबसे पहले आप अपना तारुफ़ कराएं ताकि हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वाले आपके बारे में जान सकें कि आप क्या हैं। जनाब, मेरा नाम अली मुर्तज़ा सोलंकी है और मैं एक्चुअली ताल्लुक़ रखता हूँ सेवन शरीफ से। तो मेरे अपनी जो इनिशियल एजुकेशन है वो सेवन से जो है हासिल की। उसके बाद मेरी बैचलर रही सिंध यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मेरी मास्टर रही इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो बीइंग ए कंप्यूटर एक्सपर्ट डिफरेंट एरिया के अंदर मैंने काम किया। तो तकरीबन 15 साल मेरा एक्सपीरियंस है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, लाइक द नेटवर्किंग। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के बाद फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके बाद मेरी जॉब रही एक यूएस में से कंपनी थी ऑनेस्टेक के नाम से, जहाँ पे मैंने एज ए नेटवर्क इंजीनियर और क्लाउड एक्सपर्ट के तरीके से काम किया वहाँ पे। तो गुज़श्ता 3 साल से हमने एक अपने स्टार्टअप के ऊपर काम किया, जिसके अंदर एक जुस्तजू थी कि हम एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है हमारा जॉब वाला, तो जॉब से हट के हमने चाहा कि हम एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक दुनिया है उसके अंदर हम खुद आना चाहें और उसके अंदर हम अपने कोई स्टार्टअप मैनेज करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लेटेस्ट चीज़ें थी आईओटी, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर हमने कुछ अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ कुछ ग्रूमिंग की और हमने एक टीम मैनेज की जो प्योरली सेवन बेस्ड थी। तो वहीं से हमने एक स्टार्टअप के ऊपर डिफरेंट सॉल्यूशंस के ऊपर हमने काम किया और उस काम के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सेवन से सिलिकॉन वैली, जो हमारा एक टैग लाइन है कि सेवन से सिलिकॉन वैली तक हम पहुँचे। तो एक सफ़र था पूरा हमारा, जिसके अंदर हमने सेवन के अंदर टीम मैनेज की। टीम मैनेज करने के बाद हमने कुछ चीज़ें बनाई और उसी के बेस पे हमारी सिलेक्शन हुई पाकिस्तान लेवल पे और हम सिलिकॉन वैली तक पहुँचे। आप जिस सेवन की टीम का जिक्र कर रहे हैं, तो उस सेवन की टीम में पढ़े लिखे लोग हैं या आम लोग हैं? देखिए, या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से फारगल तहसील है? जी, असल में जिन एरियाज़ को हम टारगेट कर रहे थे वो एरिया सी आईओटी, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली इंडस्ट्री 4.0 कहलाती है या फोर्थ इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। तो इसकी एक्सपर्टीज़ नॉर्मली हमें मिलना थोड़ा मुश्किल थी, क्योंकि मैंने काम स्टार्ट किया था तकरीबन 3 साल पहले। तो 3 साल पहले इन एक्सपर्टीज़ की शदीद किल्लत थी और लोगों को ज़्यादातर पता नहीं था, क्योंकि मेरी अपनी जो जॉब थी वो सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनी थी। तो मैंने वहाँ से वो चीज़ें जज कर ली थी कि हम अब किस जगह पे हमें जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी टीम के अंदर जो बंदे मैंने उठाए वो मोस्टली मेरे बंदे थे मेरान यूनिवर्सिटी से, प्योरली जो सिंध से रिलेटेड यूनिवर्सिटी थी, मेरान यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी और कायदे अवाम। तो उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कुछ शार्प लड़के थे, उन शार्प लड़कों को मैंने उठाया और फिर उठाने के बाद मैंने उनको वो टास्क दिए, स्पेशली आईओटी के ऊपर और बिग डेटा के ऊपर। जब हमने उनको वो सारी चीज़ें, हमने स्किल्स डेवलपमेंट वाला मैंने काम किया, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी। तो गाइडेंस देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम हमारी पहुंची जहां पे हमने इस लेवल के जो बड़े सॉल्यूशन से उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब आप सिंध यूनिवर्सिटी, फिर कराची यूनिवर्सिटी, फिर फास्ट, फिर अमेरिकी कंपनी, जी, तो आपके जहन में जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये है क्या? एक्चुअली जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, उसमें 3 पहले रिवॉल्यूशन है, जिसके अंदर एक मतलब व्हील बनता है और एक नॉर्मल जो हमारा जो मैनुअल काम होता है, मैनुअल काम से एक जगह आई कि हम कुछ गाड़ियाँ इन्वॉल्व हो गई। गाड़ियों के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक जो है ना वो इन्वॉल्व हो गई। इलेक्ट्रॉनिक के बाद जो थर्ड रिवॉल्यूशन कहलाता है वो हमारी इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट थी कि हम रिमोटली काम कर सकते, जिससे टेलीकम्युनिकेशन वाला पार्ट था। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर ये है कि हम इस वक्त सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएं, जो अनकनेक्टेड चीज़ें हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएं, और उन कनेक्टेड जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिथम रन होते हो, तो उन चीज़ों के ऊपर जो काम हो रहा है, तो ये आजकल कह रहा है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। तो ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है,
आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? देखिए, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, तो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मैं जैक मा, जो अली बाबा का CEO है, वह मैं उसकी अगर बात करूँ तो उसके एग्जैक्टली जुमला ये है कि वी आर नॉट रेडी फॉर द 30 years एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चाइना, आई एम टॉकिंग अबाउट द US। इसका मकसद ये है कि हमारे जो स्पेशली अकेडमिया सिस्टम है पूरी दुनिया का, वो इस वक्त प्रॉपर रेडी नहीं है। उसकी एग्जांपल यहाँ से ली जा सकती है कि अगर इस वक्त टॉप मोस्ट जो जॉब्स जा रही हैं वो हमारी डेटा साइंटिस्ट की जाती है। डेटा साइंटिस्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो डेटा साइंटिस्ट की इस वक्त जो एक डेटा साइंटिस्ट का जो एक्सपर्ट है उसके लिए 16 से 17 एवरेज जॉब्स वेट कर रही हैं, लेकिन बंदे नहीं हैं। तो जितनी इस वक्त हमें डिमांड है दुनिया को, तो उस वक्त उतनी हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी अकेडमीज़ वो उस लेवल की जो है वो वर्क फोर्स को प्रॉपरली मार्केट के अंदर ला नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि इस वक्त ग्लोबली बहुत बड़ा गैप है। एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनली, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को फिल करने के लिए इस वक्त दुनिया उस लेवल पे रेडी नहीं है। तो इनिशियली वो बातें चल रही हैं। यही वजह है कि इस वक्त हमारे जैसी कंट्रीज़, जैसे स्पेशली अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया, इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर इस गैप को प्रॉपरली फिल कर पाए तो इन फ्यूचर वो कंट्रीज़ बहुत आगे होंगी। जी। अच्छा, तो आप समझते हैं कि हमारी हुकूमतें या हमारा सिस्टम इन नौजवानों को आगे लाने में, आगे ले जाने में, और IO जो कह रहे हैं इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए वो तैयारी करा रहे हैं या बस इस तरह ही चल रहा है अल्लाह के सहारे? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो वो है जो यूनिवर्सिटीज़ और अकेडमियाँ हैं हमारी जो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान की, अगर उनको देखें तो उनके कंटेंट के अंदर जो उनके कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, तो वो कंटेंट तो मौजूद है, लेकिन वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं ला पा रहे जो एक इंडस्ट्री के अंदर जो काम आए। कितने पुराने हैं हम तो जो पुराने चल रहे हैं, देखें अगर हम अपने कोर्सेज देखें, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, उनके जो कोर्स कंटेंट पढ़े, मोस्टली हमारे पास इंडियंस बुक्स है, वो तो कोई 40-45 साल पुरानी जो है वो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। तो उसको नया किसको करना था? वो तो अब हायर एजुकेशन कमीशन और फेडरल से इन चीज़ों की आना चाहिए, पूरी पॉलिसी ड्राइव होनी चाहिए थी, जो बदकिस्मती से हो नहीं पा रही है हमारे पास। हायर एजुकेशन आपको पता है डिवॉल्व हो गई, सूबों में आ गई जी। तो सूबा सिंध क्या करे? सूबा सिंध देखिए, अगेन वही है कि सबसे पहले तो उनके पास अच्छे पॉलिसी मेकर्स होने चाहिए। एटलीस्ट वो बंदे होने चाहिए जो इंडस्ट्री को प्रॉपरली समझ सके कि आज इंडस्ट्री को ज़रूरत किस चीज़ की है। हमारे पास एक बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो सारे अकेडमी से रिलेटेड है, उनको ज़्यादा इंडस्ट्री की प्रॉपर नो हाउ नहीं है, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री की जो एक्चुअल गैप्स हैं वो फिल नहीं कर पा रहे। तो करना तो ये चाहिए कि पॉलिसी के लिए आप इंडस्ट्री के बंदे इन्वॉल्व करें और आप रियल में देखें कि इस वक्त इंडस्ट्री को चाहिए क्या, उस हिसाब से अपने कोर्स को जो है वो आप डेवलप करें। फौरी तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या करना चाहिए, क्या क्या पहल करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें बनानी और उसमें क्या क्या चीज़ें शार्ट हैं? देखिए, एक तो सिंध गवर्नमेंट के अंदर स्पेशली जहाँ तक KP की बात करें या पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, तो वहाँ तो एक दूसरा अच्छा सिस्टम चल रहा है, वो चलता है KP बोर्ड ऑफ IT और पंजाब बोर्ड ऑफ IT। अगर टेक्नोलॉजी के अंदर देखें, स्पेशली जो एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात चल रही है, उसके अंदर एक स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर बात करें हम, यानी कि हम निचली लेवल पे अपने बंदों को, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाली जो बातें चल रही हैं उनके ऊपर हम अपने यूथ को प्रिपेयर करें। उसके लिए KP ने बहुत अच्छा काम किया, KP बोर्ड ऑफ IT ने और पंजाब बोर्ड ऑफ IT ने। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, सिंध के अंदर सिंध बोर्ड ऑफ IT का नाम नहीं है। हमारे पास एक IT डिपार्टमेंट तो है, अगर उनकी हम इन डेप्थ अगर बात करें तो बड़े कम एक्सपर्ट हैं जो एक्चुअल IT से रिलेटेड बंदे जो ना सिंध IT डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो। लेकिन जो काम कर रहे हैं वो भी कोई हाई फाई बंदे नहीं है जो एग्जैक्टली इन चीज़ों को जज कर पाए। तो इस सिस्टम के अंदर सिंध गवर्नमेंट और स्पेशली IT डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है। लेट सपोज अगर नवाबशाह से कोई बच्चा उठता है, कोई किसी के पास कोई अच्छा कोई आइडिया है, या सिंध यूनिवर्सिटी या मेरान यूनिवर्सिटी से कोई बंदा उठता है, तो उसके पास सिंध गवर्नमेंट के पास कोई एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो उन बंदों को प्रॉपरली आगे ले जाने के लिए कोई सपोर्ट हो पाए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं। तो आपके ख्याल में कराची से लेके खैरपुर तक हमारी जो पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जो IT रिलेटेड फैकल्टीज़ हैं, तो उनमें से बच्चे पैदा भी हो रहे हैं या वो प्रोडक्शन है ही नहीं? देखिए, प्रोडक्शन अगर देखिए, एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा कि हम
खैरपुर हो, कायदेवाम हो, हमारी IBS अक्खर हो या हमारी हैदराबाद, इनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं लगती। यानी कि अगर बच्चा पढ़ता है, अगर मैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस की ही बात करूँगा। अगर कोई BS या BE का लड़का अगर मेरा यूनिवर्सिटी लगता है तो वो 4 साल जैसे GPA के चक्कर के अंदर होता है, 4 साल डिग्री लेने के बाद जब वो कराची के अंदर आता है किसी जॉब के लिए, तो उसके पास कोई एक एरिया नहीं होता कि वो किस एरिया के अंदर काम करे। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी अगर किसी बंदे को हायर करती है तो वो उसको उसकी स्किल्स के बेस पे करती है। भाई तुम्हें क्या चीज़ आती है, तुम प्रोग्रामिंग के अंदर अच्छे हो, तुम नेटवर्किंग के अंदर अच्छे हो, या डेटाबेस तुम्हारी एक्सपर्टीज़ है। तो बदकिस्मती से हमारे जो बच्चे वहाँ से मेहरान यूनिवर्सिटी से, कायदेवाम से, सिंध यूनिवर्सिटी से आते, वो 4 साल तक अपनी फील्ड तय नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो 4 साल पढ़ने के बाद जब कराची के अंदर आते हैं तो मज़ीद उनको 3-4 साल मज़ीद लग जाते हैं, जिसके अंदर वो एक तो बहुत हार्ड होता है उनके लिए जॉब यहाँ सर्च करना, बहुत कम रेशो है जिनके अंदर जॉब मिलती है। लेकिन उसके बरक्स हम कराची को देखें तो कराची के अंदर वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है कि एक लड़का अगर कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, अगर फेडरल उर्दू से पढ़ता है, इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, तो वो अपनी जॉब्स कर सकता है। शाम को वो कोई इंटर्नशिप कर सकता है, या सुबह को अगर इवनिंग में पढ़ा है तो मॉर्निंग को कोई जो ना इंटर्नशिप करता है, कोई जॉब कर सकता है। तो एटलीस्ट जब वो 4 साल क्लियर करता है तो उसके पास एक डायरेक्शन होती है, और अगर वो जॉब करता आ रहा है कंटिन्यू अपने डिग्री के साथ, तो 2 से 3 साल उसको आफ्टर ग्रेजुएशन 2 से 3 साल उसको एक्सपीरियंस भी होता है। मैं चूँकि टेक्नोलॉजी में आप समझें कि एक नाबल्द और अनपढ़ हूँ टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो सिंध IT बोर्ड को क्या करना पड़ेगा? मुख्तलिफ ज़िलों में IT लैब बनानी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा? या इंडस्ट्रीज़ 1 साल 2 साल में तो नहीं आएंगी, वो तो फिर एक प्रोसेस है पूरा जी। और हमारे पास तो इंडस्ट्रीज़ लगती हैं तो फिर उनको बंद करने के उसी के साथ ही प्रोग्राम चलते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ ना हो अगर तो फिर वो बच्चा तो 4 साल मसले में रहेगा। देखिए, इस वक्त दो अप्रोचेज़ है। एक तो अप्रोच ये है कि गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करे, और गवर्नमेंट के लिए एक हमने कोशिश की थी, जो मेरा प्लेटफॉर्म था डिग्नोस के नाम से। एक्चुअली मेरी कंपनी पहले डिग्नोस थी, जिसको हमने पोलटैक प्रोडक्ट थी, फिर अलग से एक एंटिटी हमने जो रजिस्टर करवाई। तो इस वक्त डिग्नोस क्या कर रही है, हमारी जो कंपनी है, उन्होंने क्या किया है, हम बेसिकली 7 से ताल्लुक़ रखते, तो हमने 7 के अंदर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने बच्चों को खुद ट्रेन किया, और वहाँ पे हम इनोवेशंस की बातें कर रहे हैं। अब जो IoT वाला पार्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे हम अनकनेक्टेड चीज़ों को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ, और हम कुछ रोबोटिक्स की एक्टिविटी करते हैं, या स्टीम का प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये एक डिफरेंट तरीके चल रहे हैं जो बच्चों को बचपन से ग्रूम करते हैं, ताकि आप इनोवेटिव माइंड के साथ आप काम करें, बजाय कि आप 16 साल डिग्री का वेट करें, और आप शुरू से जो ना कुछ अच्छे आइडियाज़ के ऊपर काम करें, और अपने लिए 16 साल की डिग्री से पहले कोई ज़बरदस्त किस्म का फ्यूचर आप बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, 7 के अंदर हम बच्चों को जो ना ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद हम उन बच्चों को इंक्यूबेट करेंगे। अब इंक्यूबेशन कैसे होगी कि हम उन बच्चों को कुछ सॉल्यूशन देंगे कि भाई आप रियल प्रॉब्लम्स जो है, मसलन हम बच्चे को ये सिखाएंगे कि भाई आप अपने एक ऐसी मोबाइल ऐप बनाएं और अपने घर को कंट्रोल करें ऑटोमेशन के अंदर, कि अगर 7 का बच्चा है, 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा है, वो अपने मोबाइल से अपने घर के सारे अप्लाइंसेस बंद कर सके। जैसे आपके फ़ैन्स हैं, आपके जो है वो एयर कंडीशन से, आपके मोटर्स हैं, ये सारे आप वहाँ से कर सकते हैं। आपका सोलर सिस्टम अगर चल रहा है, आप सोलर सिस्टम पर मोबाइल के साथ कंट्रोल कर सके। तो इस टाइप की चीज़ें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को पढ़ाने के बाद हम कोशिश ये करेंगे कि हम उनको कंपटीशन में ले आएँ। हमारे 7 के बच्चे, हमारे बाकी जितने भी इंटीरियर के बच्चे हैं लोअर्स के, तो हम चाहेंगे कि उन बच्चों को जो है ना हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन के अंदर जो है ना उनको इन्वॉल्व करें। अब कॉम्पिटिशन जैसे कराची के अंदर होते हैं, रिसेंटली यहाँ पे कॉम्पिटिशन हुआ था, स्टीम का हुआ था, रोबोटिक्स का, इस्लामाबाद के अंदर होते हैं, तो हम इन बच्चों को ले आएंगे। इनमें से क्या करेंगे, हम बच्चों को एक इनोवेटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स चलते हैं। तो हम अपने बेस पे कोशिश कर रहे हैं कि 7 के अंदर हम उनको एक इंक्यूबेशन जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। फिर उन बच्चों को हम ग्रूम करेंगे, पूरी मेंटरशिप होगी, जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर होता है, कि बच्चे को पूरा बिजनेस प्लान समझाया जाए, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी समझाई जाए, उसकी पूरी एक प्रोडक्ट जो है ना वो डेवलप करवाई जाए। तो इस तरीके से हम उनको आगे ले आएंगे। तो होना ये चाहिए, मेरे एक नाकिस जहन के अंदर तो ये चीज़ आती है कि होना ये चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमारे पास इस टाइप के इनोवेशन सेंटर्स होने चाहिए, जहाँ पे सबसे पहले उनकी स्किल्स डेवलपमेंट का काम किया जाए, फिर उनको जो है ना वो इनोवेशन वाली चीज़ों के ऊपर लाया जाए, और उसके बाद उनको जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर जो है ना उनको ग्रूम किया जाए। तो मेथड तो यही है, इसको रेप्लिकेट किया जाए बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो एक्चुअली हमारा प्लान है
कि हम पहले 7 के अंदर इसको काम करेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपेंड करते जाएंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये कौन कर रहा है? देखिए इस वक्त तो हम अपने बेस पे आप कर रहे हैं, कोई हमें कोई ऐसी NGO नहीं है, कोई हम अपने बेस पे कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली, मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम इसी इन्वायरमेंट से गुजरे। मैं एक बेसिकली गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और 3 साल जो स्टार्टअप का एक मुश्किल तरीन जो मेरा सफ़र गुजरा है, उस सफ़र के अंदर जो है मैं फील कर सकता हूँ कि जो सिंध का जो एक लड़का है या एक लड़की है, उसके पास अगर टैलेंट मौजूद हो और उसके पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हो जहाँ पे आपको कोई इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा और आपकी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट हो और आपको कोई एक ज़र्रे बराबर भी कोई आपको इन्वायरमेंट नहीं दे रही, तो वहाँ एक टैलेंटेड बंदा, एक टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो किन किन मुश्किलात से जो गुज़रते हैं, तो हम उनको सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो एटलीस्ट जो परेशानियां हमने बर्दाश्त की हैं वो परेशानी हमारे बच्चे ना करें। और हमने सपोर्ट ना होने की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से 3 से 4 साल हमने स्ट्रगल की है, तो हम चाह रहे हैं कि वो परेशानियां हम बच्चों की हम खुद जो है ना वो सॉल्व करें ताकि बच्चे हमारे एक स्पीड पकड़े और थोड़े से टाइम में अच्छी चीज़ें करके वो इंटरनेशनली आगे ग्रूम कर सकें। अली मुर्तज़ा, आप इस बात पे अगर तबसरा करें कि पूरे सूबा सिंध में आपके इत्मीनान बख्श यूनिवर्सिटियाँ और उनकी तालीम है आजकल? सर वो तो रिज़ल्ट बताएगी। अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो अगर 35 से 37 हज़ार सिर्फ सिंध यूनिवर्सिटी हमारी जो है बच्चे ग्रेजुएट कर रही है। अगर हम मेहरान की स्टेटिस्टिक्स देख लें, हम अगर कायद-ए-आवाम की देख लें, IBS अखर की देख लें, बाकी हमारी खैरपुर यूनिवर्सिटी देख लें, हम सिर्फ इस चीज़ से जज करें कि हमारे जितने बच्चे 50 से 60 हज़ार बच्चे अगर पूरे साल 1 साल में निकलते, कितने बच्चे हमारे जॉब लेते? 5% भी नहीं ले पाते। जो ले पाते हैं वो किस ट्रेंड से लेते हैं वो हम सबको पता है। तो सेटिस्फिकेशन तो बड़ी दूर की बात है। हमारे हज़ारों नहीं लाखों बड़े ही ब्रिलियंट और बड़े ही एक्सीलेंट किस्म के माइंड जो हैं बच्चों के, हमारे ज़ाया हो रहे हैं। हम शदीद किस्म के इस वक्त एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक शदीद किस्म के बहरान के अंदर हैं। और जो इंडस्ट्री 4.0 आ रही है, जो एक फोरकास्टिंग हो रही है कि सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, मशीन्स रिप्लेस करेंगी, हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है उनको मशीन्स रिप्लेस करेंगी, तो उन कंडीशंस के अंदर हमारे जो हालात है वो तो वर्स्ट से वर्स्ट होते जाएंगे। अच्छा, उसमें जैसे मैं आपकी बात समझ जा हूँ, वो ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादातर काम मशीनें और रोबोट करेंगे। एग्जैक्टली। और आम आदमी जिसको रोज़गार है वो उधर से हट जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब है साइंस की ये जो अभी जो चौथा इनकलाब हमारी चौखट पे खड़ा है, जो दुनिया की चौखट पे खड़ा है, तो उसमें तो सारी दुनिया से लाखों लोग बेरोज़गार भी होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोसाइटी पे असर क्या होगा पॉजिटिव? पॉजिटिव असर, ये तो नेगेटिव। एग्जैक्टली। 2 चीज़ें हैं। देखिए 2 चीज़ें, एक तो जॉब्स हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड्स है वो तो डेफिनेटली वो तो रिमूव हो रहे हैं। उसका जो पॉजिटिव ये है कि उसके अंदर न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ठीक है, न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगी। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक इंडस्ट्री है जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री के अंदर अगर 5000 बंदे जो है वो काम कर रहे हैं और काम करने का उनके पास शिफ्ट है, सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, उनकी प्रोडक्शन लिमिटेड प्रोडक्शन है। लेकिन जब इसके अंदर ऑटोमेशन इन्वॉल्व हो जाएगी, बंदे बीइंग अ ओनर बंदे रिप्लेस हो रहे हैं, प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये भी इकोनॉमी आ रही है। अगर वो कहीं और यूटिलाइज हो रही है, अगर वो कंपनी के मालिक आने के किसी और तरीके से पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें होंगी। लेकिन एक रीशफलिंग हो रही है इंटरनेशनली, डिस्ट्रप्शन, इसलिए कहते हैं कि ये डिजिटल डिस्ट्रप्शन है या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये पूरी इंडस्ट्रीज़ को उलट फुलट कर रही है। लेट सपोज अगर हम मेडिकल की बात करें, मेडिकल के अंदर डिस्ट्रप्शन ज़्यादा है। ठीक है, पहले हम अल्ट्रासाउंड करते थे, अल्ट्रासाउंड के लिए बंदा वहीं करता था। इस वक्त अल्ट्रासाउंड रिमोट हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनली एक बंदा अगर US का डॉक्टर है, अगर सोनोलॉजिस्ट है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जस्ट लाइक CCTV कैमराज, उनके पास CCTV कैमराज लगे हुए, वहीं से वो सारी चीज़ें कर रहा है। बंदे कहीं भी बैठे हुए उनको एक जगह से बैठ के वो कर लेता है। तो ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसका अगर असर ये देखें कि डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है, मैं अगर यहाँ की बात करूँ, मैं कराची के अंदर हूँ या मुझे अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा और एक अर्जेंसी है, मैं चाह रहा हूँ कि कोई इंटरनेशनली को बहुत बड़ा डॉक्टर हो, तो वो बहुत इजी वे से जो है वो चीज़ को कर सकता है। इस तरीके से आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो प्रेडिक्शन के ऊपर जा रही है ना, कि
जिसे कंसिडर WBN का वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हमारे सेंसर्स लगे रहते हैं। सेंसर्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको सेंस करके वो क्लाउड के ऊपर पुश करते हैं, और उस डेटा के ऊपर जो है वो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स लगते हैं, और वो प्रेडिक्ट कर सकता है। लेट सपोज कि मुझे 3 घंटे बाद मुझे हार्ट अटैक होना है, तो अगर मेरे जो केयर गिवर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है या मेरा डॉक्टर है, उसके पास पहले ही मैसेज चला जाए कि आफ्टर 2 आवर्स मुर्तज़ा को जो है हार्ट अटैक होना है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे खुद मैसेज आ सकता है कि भाई आपको हार्ट अटैक होने वाला है 2 घंटे के बाद, तो आप तैयारी करो, आप इस जगह पे बैठ जाएं, आप हॉस्पिटल चले जाएं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह इन्वॉल्व हो रही है और हर एक इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रही है। जैसे हम उसकी बात करें, बिल गेट की बात करें, जिन्होंने कहा कि जो लॉयर्स हैं, स्पेशली जो लॉ पढ़ रहे हैं, वकील हजरात जो हैं, वो अब थोड़ा अपनी स्टडी को इधर उधर करें, क्योंकि हम ऐसे रोबोट्स ला रहे हैं जो लॉयर्स वाला काम वो बहुत अच्छे तरीके से खुद कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें डिस्ट्रप्शन में जा रही हैं। अमेरिका कितना तैयार है? देखिए, तैयारी जहाँ तक की बात है, वही एग्जांपल ले लें आप, अगर डेटा साइंटिस्ट, एक डेटा साइंटिस्ट है तो उसके लिए 17 जगह खाली, 15 से 16 जगह उनके लिए खाली है। ये चीज़ें शो कर रही है कि इंटरनेशनली इस वक्त बहुत बड़ा गैप है। इस गैप के अंदर अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ, और इस वक्त तो बीइंग ग्लोबल विलेज दुनिया, इस वक्त तो अगर कोई थर के अंदर बंदा बैठा हुआ है, उसके पास अगर थका हुआ इंटरनेट है, अगर थका हुआ मोबाइल है, इस मोबाइल के थ्रू वो आप स्टैनफोर्ड की जो है वो सारी चीज़ें ले सकता है, बर्कली की वो ले सकता है, किसी बड़ी हार्वर्ड की ले सकता है। तो इस वक्त तो एजुकेशन बहुत आसान है, तो इस गैप्स को ईज़िली फिल किया जा सकता है। जस्ट हमें एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, और हम इसके अंदर अपने जितने मसले मसाइल चल रहे हैं, जो इकोनॉमी का एक रोना चला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत ईजीली कवर हो सकता है अगर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करें तो। मुर्तज़ा, ये जो आप बहैसियत एक टेक्नोलॉजिस्ट, बहैसियत एक कंपनी के CEO, तो आपने जब जामशोरों से, फिर कराची से, फिर एक अमेरिकी कंपनी से, फिर अचानक आपका ख्याल हो गया पोल्ट्री की तरफ, ये कैसे हुआ, वाक़या क्या है? जैसे ओके, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी जो एक सफ़र था, एक जो जर्नी थी 7 टू सिलिकॉन वैली, उसके पीछे एक्चुअली जो स्टोरी थी, जैसे मैंने बताया आपको कि 3 साल पहले हमने एक स्टार्टअप मैनेज किया था, और इस स्टार्टअप के अंदर हमने टारगेट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और IoT को स्पेशली। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया था। तो उन सॉल्यूशंस के अंदर एक तो बिंग स्टार्टअप एक हमारी गलती थी कि हमने क्या किया, हमने बड़ी कंपनीज़ के लिए काम किया। जैसे मैं के इलेक्ट्रिक के अंदर काम करता था, तो मैंने सबसे पहले के इलेक्ट्रिक के लिए एक सॉल्यूशन डिज़ाइन किया। क्या बताया उनको? एक्चुअली के इलेक्ट्रिक के अंदर एक पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का एक इशू चल रहा है। वो इशू ये है कि हमारे पास जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, स्काडा हमारे पास मौजूद है, उसके साथ हमारे पास स्मार्ट ग्रिड जो है ना वो मौजूद है। लेकिन ग्रिड एक्चुअली 3 लेयर्स काम करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। एक तो जनरेशन होती है, जनरेशन के बाद हमारी ट्रांसमिशन होती है, जनरेशन के अंदर हमारे जेनकोस काम करती है, जनरेशन स्टेशंस होती हैं। फिर हमारी जो है ना वो NTDC काम करती है, जो हमारी पूरी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करती है। फिर आती है हमारा तीसरा लेयर होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के अंदर हमारी अपनी जो जैसे KE है, KE की तरह, हेस्को की तरह, गैपको की तरह, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है ना, डिस्कोज जिसको हम कहते हैं, वो काम करती हैं। तो उन कंपनीज़ के पास फिजिकल लेयर, यानी कि एक तो फीडर होता है, फीडर तक तो मॉनिटरिंग होती है हमारे पास, लेकिन फीडर के बाद की जो कहानी होती है कि जितने ट्रांसफार्मर लगे हुए, वहाँ की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही इस पाकिस्तान के अंदर। और लेट्स सपोज अगर मेरे घर की लाइट चली जाती है, अगर KE के प्रोसेस को उसकी बात करें, अगर हमारे घर की लाइट चली जाती है, तो लाइट चलने के बाद हमारे पास प्रोसेस क्या है? हमारे पास प्रोसेस ये है कि हम 118 को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद वो अपने IBC को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड करेंगे, IBC से फिर उनके ऑपरेशंस टीम को कंप्लेंट फॉरवर्ड की जाएगी, ऑपरेशन से फिर उनका जो सुपरवाइज़र होगा, जो किसी क्रू को देख रहा है, किसी MTL जो इनकी गाड़ियाँ चलती है, उनको वो कंप्लेंट फॉरवर्ड होती है, और फिर वो कंप्लेंट फॉरवर्ड होने के बाद जो है वो आके मेरे घर की जो है वो लाइट वो रेक्टिफाई करते हैं या प्रॉपरली उसको मैनेज कर जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया था, हमने उनको सोल्यूशन ये दिया था कि भाई हम आपके अगर घर की लाइट चली जाती है तो आपके घर का मीटर खुद ही ट्रैक करेगा आपकी गाड़ी को, उसको बताएगा कि हमारी पास जो है ना इस वक्त मेरी लाइट चली गई है, मेरे शॉप की, मेरे घर की, मेरे इंडस्ट्री की। तो आपके जितने प्रोसेस थे वो आपके बाईपास हो जाएंगे, आप डायरेक्टली जो है ना वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जी आपने तजुर्बा करके दिखा? जी, हमने ये प्रॉपरली डेमोंस्ट्रेशन की थी, हमने उनको बताया था सारी चीज़ें। लेकिन अगेन ये बिंग स्टार्टअप, ये गलती होती है।
जिसके अंदर आप छोटा स्टार्टअप कभी भी बड़ी कंपनी को अप्रोच ना करें, क्योंकि आप वो हमेशा उस लेवल का ले ही नहीं रहे होते कि ये क्या चीज़ है। और हमारे पास, हम बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है, हम टेक्नोलॉजी के अंदर कोई जो टॉप पे बंदे बैठे हुए वो कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेते, वो हमेशा हम फॉलोअर्स हैं। अगर हमारे पास कोई बाहर की कोई कंपनी आती है, बेशक किसी लेवल की हो, कोई गोरा जाता है तो हम इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, एक इमेज होता है। लेकिन अपना कोई बंदा, अपना कोई स्टूडेंट कर लेता है तो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है कि आप स्पेशली सी लेवल के बंदे और टॉप के बंदों को आप कन्विंस करें कि भाई अब ये चीज़ कर सके। तो आप उधर घर की मुर्गी हो गई? हाँ, तो घर की मुर्गी थी, इसीलिए वो हमेशा से ही किया जाता है। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ था कि हमने, अच्छा, उसके अलावा हमने सिंध गवर्नमेंट को टारगेट किया था। अगेन ये हमारी गलती थी बीइंग ए स्टार्टअप, कि आप कभी भी गवर्नमेंट और स्पेशली सिंध गवर्नमेंट तो कभी गलती ना करें कि आप, क्योंकि वो आपको अगेन टॉप पे जो बंदे बैठे हुए शदीद फुकदान है, विजन का शदीद फुकदान है, एक विल का जो है ना वो शदीद फुकदान है कि वो एक्चुअली एक पेन पॉइंट्स ले ही नहीं रहे होते कि यार एक चीज़ हम उनका। तो आप अफसरों के पास गए? जी, मैं टॉप पे गया था अल्हम्दुलिल्लाह। एक क्लाइमेट चेंज का हमारा इन्वायरमेंट था। मैं सेक्रेटरी इरफान तारिक साहब होते हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इस्लामाबाद, वहाँ तक पहुँचा था। लेकिन एक अप्रिसिएशन थी कि अमेजिंग, ये तो जो इंटरनेशनल जो सॉल्यूशन चल रहा है ये उससे टोटली हट के, और जो इंटरनेशनल सॉल्यूशन है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आप तो छोटी सी चीज़ से आप इतनी बड़ी जो ना चीज़ करके हमें दे रहे हैं। लेकिन अगेन वही विल पावर, वही जो ना चीज़ें डिसीजन मेकिंग के अंदर वो चीज़ें बड़ा मैटर रखती थी। तो फिर हमने क्या किया, हमने टारगेट किया कि यार अब ना बड़ी कंपनी को टारगेट करना है ना गवर्नमेंट को टारगेट करना है। हम एक काम करते हैं, हम आते हैं छोटी कंपनीज़ को टारगेट करते हैं। तो उसके बाद हम पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर हमने जंप किया। और पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए एक अजीब एक वाक़या था कि मैं हैदराबाद के अंदर अपने दोस्त के पास बैठा था, और लकीली वो पोल्ट्री फार्म था। तो वहाँ पे एक दिन के अंदर वहाँ पे कोई डिजीज़ अटैक हुआ, और उस डिजीज़ अटैक के अंदर एक दिन के अंदर 70,000 बर्ड्स जो है ना वो मरे थे। तो उसको रियल में कोई पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली रूट काज है क्या, ये वजह क्या है जो इतना बड़ा लॉस हुआ है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री इस वक्त वैसे जो काम कर रही है वो रिएक्टिव अप्रोच पे काम करती है। रिएक्टिव अप्रोच यानी कि जब भी कोई मसला हो जाता है, जब भी कोई बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है, तो उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, पोस्टमार्टम होता है, और उसके बाद वो जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके बाद पता चलता है कि यार ये प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे जो इशू था वो उनकी पानी की क्वालिटी का जो इशू था। तो हमने कहा यार ये चीज़ तो बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट, अगर हमने केई के अंदर इनके काम किया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो हमने कहा ये तो बहुत आसान काम है कि हम आपको रियल टाइम इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करके दे दें। तो फिर हमने ये सॉल्यूशन किया था पोल्ट्री का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हम पोल्ट्री के अंदर जब सॉल्यूशन, फिर कंपटीशन हुआ था हमारा यूएस एम्बेसी के अंदर, नस्ट यूएस एम्बेसी की तरफ से नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक प्रोग्राम था ग्लोबल एक्सीलरेशन प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम के अंदर एक कंपटीशन हुआ था, तकरीबन 100+ जो है ना पाकिस्तान से डिफरेंट स्टार्टअप ने जो ना वो पार्टिसिपेशन दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम टॉपर्स में थे। पोल्टा जो हमारी एक प्रोडक्ट थी वो हम उसके अंदर टॉप किया था। तो फिर हुआ ये कि हमें उन्होंने यूएस गवर्नमेंट ने हमें 3 महीने के लिए सिलिकॉन वैली के अंदर जो है ना वो अकोमोडेट किया, और वहाँ पे हमें इंटरप्रेन्योर के डिफरेंट जो है ना कोर्सेज थे। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ड्रेपर यूनिवर्सिटी बे एरिया के अंदर, सिलिकॉन वैली के अंदर। तो वहाँ पे 5 वीक से हमें एक ट्रेनिंग कोर्स दिया गया। तो उस ट्रेनिंग के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया था। वहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ पे भी जैसे हमने पाकिस्तान के अंदर जो टॉप किया, तो वहाँ पे तकरीबन थे 125 जो है डिफरेंट स्टार्टअप, डिफरेंट कंपनीज़ या डिफरेंट पाकिस्तान में नहीं, सिलिकॉन वैली के अंदर। उधर आप अभी इम्तिहान दे रहे हैं? जी एग्जैक्टली। हमारी जो 5 हफ्ते की जो ट्रेनिंग हुई थी उसके बाद एक कंपटीशन हुआ था, जो तकरीबन 30+ कंट्री से जो कुछ लोग आए थे डिफरेंट स्टार्टअप से। वो तो उन स्टार्टअप्स के अंदर अगेन कंपटीशन हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने थर्ड जो है ना, पोल्टा ने 3rd पोजीशन ली थी, और उसको ये डिक्लेयर हुआ था कि टाइटल मिला था कि द मोस्ट इन्वेस्टेबल स्टार्टअप। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हुआ, और कुछ एडवाइज़र मिले हमें वहाँ पे सिलिकॉन वैली के अंदर। एक्चुअली इस प्रोग्राम का जो मकसद था वो ये था कि हम एक पाकिस्तान के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और स्पेशली जो सिलिकॉन वैली का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उनके अंदर डिफरेंस को हम समझ सकें और हम अपने बिज़नेस को स्केल करें बड़ी लेवल पे। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरफ से, नस की तरफ से, वहाँ पे हमें थे अदनान फैसल साहब थे। काफ़ी उन्होंने अच्छे तरीके से गाइड किया, स्पेशली पोल्टा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की उन्होंने, जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिली थी। तो अदनान फैसल साहब आपके साथ अमेरिका चले थे? जी, वो एक्चुअली हमारे मेंटोर थे, वो हमारे कोच थे। उन्होंने जो हमारे 9 स्टार्टअप थे पाकिस्तान से, उन 9 स्टार्टअप्स के ऊपर उन्होंने काम किया। उनका एक्चुअली काम था कोचिंग का, और वो स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करते थे कि एक स्टार्टअप है, अगर स्टार्टअप वो किस तरीके से
टॉप टू बॉटम अपने पूरे प्रोसेस को जो है ना वो एनालाइज करे और उसको ग्रूम करे, ताकि जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स है वो प्रॉपरली जज कर पाएँ कि हाँ अगर ये बंदा मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आया है तो वो बंदा वाकई उसके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है। एक पूरा फ्लो बना के देना, पूरी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करना, माइलस्टोन बना के देना, इन चीज़ों के ऊपर काम किया था। वैसे पोल्ट्री दुनिया में उसके स्टेट्स क्या हैं? हाँ, पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो अगर हम उसकी स्टेट्स अगर मार्केट के वाले से बात करें, आदाद-ओ-शुमार तो ये $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। ठीक है, सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 750 बिलियन रुपीज़ 750 अरब रुपए का टर्न ओवर तो होता है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। 7.5 खरब। हाँ जी, 750, हाँ जी 7.5 खरब हुए जी। तो ये और ग्लोबली जो है ना 90 बिलियन 90 अरब जो है ना बर्ड्स जो है, मुर्गियाँ जो है वो ग्रो होती हैं। लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो उनके हेल्थ इश्यूज़ का मसला है, स्पेशली मोर्टेलिटी का, जो उनकी अमवात होती है। कितने फीसद मुर्गियाँ मरती हैं? जो ग्लोबल है वैसे ये वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है नेचुरली, लेकिन जो पाकिस्तान जो स्पेशली ग्लोबल जो एवरेज आ रही है वो 5% आ रही है। तो मतलब 90 अरब मुर्गियाँ पैदा होती हैं, उसमें 4.5 अरब मुर्गियाँ मर जाती हैं साल में, मर जाती हैं बिल्कुल साल में। तो उनका जो टोटल फार्मर्स का जो लॉस होता है वो तकरीबन $23 बिलियन ये लॉस होता है, तकरीबन 40 खरब रुपए जी, ये इतना बड़ा लॉस होता है उनका। तो ये जो लॉसेस होते हैं, इन लॉसेस को हम उन लॉसेस की वजूहत के ऊपर काम कर रहे हैं। मसलन जो डिजीज़ अटैक होता है वहाँ पे पोल्ट्री के अंदर ना, कंट्रोल शेड्स इस वक्त काम कर रहे हैं। कंट्रोल शेड के अंदर डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स चल रहे होते हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं आपकी जो ना प्रोडक्शन के ऊपर, या जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं आप उनकी हेल्थ के ऊपर। मसलन एयर क्वालिटी इंटरनली बहुत सारी गैसेस चल रही हैं, आपका डस्टी इन्वायरमेंट है, डस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल क्या चल रही है, ऑक्सीजन की वजह से आपकी जो है रेस्पिरेशन के जो है प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वहाँ पे पानी की क्या क्वालिटी चल रही है, पानी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ चल रही हैं। तो हम उन एक्चुअली रूट काजेज़ को जो है ना वो अर्ली डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद हम जो है ना वो एक नोटिफाई करते हैं वहाँ के जो सुपरवाइजर्स, जहाँ के वो जो टीम मैनेज कर रही होती है, या जो रिमोटली उनके जो ओनर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम देते हैं। तो एक ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कंपनी जैसे साबिर सेब्रोसो हम नाम सुन रहे हैं, साबिर है, सादिक है, बहुत बड़ी कंपनी है। इनके पास अगर 3 to 4,000 अगर कंट्रोल शेड्स हैं अक्रॉस द पाकिस्तान, उनके पास इस वक्त रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है जो एक सेंटर पे बैठ के सारे के सारे कंट्रोल शेड्स को वो एक जगह पे देखें और उनको पहले से पता चले कि यार इस वक्त मेरे फलां शेड अगर एक चक्री के अंदर है या मांगा मंडी के अंदर मेरा एक कंट्रोल शेड चल रहा है, एक पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पे 10 जो है कंट्रोल शेड है, किस कंट्रोल शेड के किस एरिया के अंदर किस डिवाइस के पास जो है ना इस वक्त प्रॉपरली ऑक्सीजन की जो है ना वो कमी, शदीद कमी है वहाँ पे, या वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना लेवल बढ़ चुकी है। तो इस टाइप की नोटिफिकेशन हम करवा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें उम्मीद है जो हमारी सॉल्यूशन यहाँ पे लगा है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है फार्मर्स को। तो वो सॉल्यूशन शुरू हो गया है जी, 1 साल से हमने काम किया है। हमने यहाँ पे सिंध के अंदर सबसे पहले टारगेट किए यहाँ पे जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, उसके बाद हमारी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है वहाँ पे जो बड़े फार्मर्स हैं वहाँ पे हम गए हैं। लेकिन इनिशियली बीइंग स्टार्टअप हम बेस कर रहे थे मोस्टली कराची से या सेवन से। तो स्टार्टअप के लिए स्पेशली मैनेज करना एक वजह यह थी कि पाकिस्तान की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो 70% बिलोंग करती है सिर्फ पंजाब से, और मोस्टली बिलोंग करती है आपकी लाहौर और रावलपिंडी के बराबर में। तो हमारे लिए इनिशियली शदीद मुश्किलात थी कि हम अपने जो प्रोसेस थे या ऑपरेशन से उनको हम मैनेज करें वहाँ पे जाके, प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त सॉल्व हो चुकी है, हमारी जो एक इन्वेस्टमेंट मिली है अल्हम्दुलिल्लाह में। तो उस इन्वेस्टमेंट के बेस पे अब हम नए तरीके से आएंगे, और हमारी जो इस वक्त कंपनी जो रजिस्टर्ड है इस वक्त हम जो सिलिकॉन वैली के अंदर है, तो वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन उधर ही है सिलिकॉन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं बताया कि जैसे हमने वहाँ 3rd पोजीशन ली थी, तो एक्चुअली हमारा जो मकसद था वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेज करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो हमारा लीड इन्वेस्टर बना था वो बना था टिम ड्रेपर दुनियावी एतबार से और स्पेशली सिलिकॉन वैली या यूएस के एतबार से एक बहुत बड़ा नाम है, जिसने 30+ यूनिकॉर्न कंपनीज़ के अंदर जो है $1 बिलियन कंपनीज़ है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। जैसे आपकी टेस्ला है, बायदू है, स्काइप है, हॉटमेल है, इनके अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की। तो उस बंदे ने पहले हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फंडिंग जैसे हमें मिल चुकी है, अब हम उस फंडिंग मिली, उसके बाद हमने अपनी कंपनी रजिस्टर वहीं की सिलिकॉन वैली के अंदर। तो अब हम अपने जो ऑपरेशन से मोस्टली हम एग्जीक्यूट करेंगे वहाँ से सिलिकॉन वैली से। तो पोल्ट्रा इस वक्त जो रन हो रही है वो वहीं से रन होगी, और उसके जो ऑपरेशन है इनिशियली पाकिस्तान, सऊदीया और श्रीलंका, इन 3 कंट्रीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं।
और मोस्ट प्रॉब्लली आफ्टर 6 months इंशाल्लाह हम मूव होंगे प्रॉपरली। तो अली मुर्तज़ा, इन तीनों मुल्कों की तरफ से हम ये समझें कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका? नहीं, मिल नहीं चुका, हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बातें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो उनके टॉप के जो बंदे हैं उनसे हमारी मीटिंग्स हो चुकी है, वहीं यूएस के अंदर ही हमारी मीटिंग्स हुई थी, जो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। क्योंकि मतलब ये मुमकिन है आपकी इस ईजाद से, इस टेक्निकल सॉल्यूशन से जो 4.5 अरब मुर्गियाँ मरती हैं उनमें बहुत सारा वो बचत हो जाए और कमी हो जाए उनके मरने की, ये हो सकता है? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो ज़बरदस्त, एक तो उनके जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ इश्यूज़ के और मोर्टेलिटी के और मॉर्बिडिटी के, वो तो डेफिनेटली वो तो कम होने ही होने। लेकिन इनके अलावा पोल्ट्री इंडस्ट्री के बहुत सारे गैप्स हैं। देखिए, 2 चीज़ें होती है। अगर एक चीज़, अगर मैं ये देखूँ, इस हाथ को मैं अपने एंगल से देख रहा हूँ, आपको दूसरी एंगल नज़र आ रही है, तो आज तक पोल्ट्री इंडस्ट्री वालों ने इस अपनी फील्ड को जिस तरीके से देखा है वो अपने एतबार से मुतमईन है। लेकिन बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट हमने उसको दूसरी एंगल से देखा है, तो हमें बहुत सारे गैप्स नज़र आए जो टेक्नोलॉजी के थ्रू वो फिल किए जाते हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारा ये सॉल्यूशन पोल्टा जो है ये इंटरनेशनली पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट इंशाल्लाह वो लेगा। और बहुत सारे गैप्स हैं उनके जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इंशाल्लाह उन प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो अभी आपने कंपनी में रजिस्टर कराई, सिलिकॉन में कामयाब भी हो गए, और अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, श्रीलंका, उसके हाई अप से आपकी बातें भी कामयाबी की तरफ जा रही हैं। अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है जी, और मिस्टर टिम ड्रेपर ने आपको मदद भी दी जी। तो अभी आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के आपके जहन में अभी टारगेट्स क्या हैं? एक तो आपकी अपनी कंपनी है जी, लेकिन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं नौजवान क्या करें आपकी ये बात सुन के? देखिए, एक तो मोटिवेशन है यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे अगर पाकिस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे केपी अच्छा काम कर रहा है, आपका पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहा है, सिंध के अंदर आपका कराची बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सिंध के अंदर अगर हम कराची को छोड़ के बाकी सिंध की बात करें, बाकी यूनिवर्सिटी जितनी उनकी बात करें, या स्पेशली बलूचिस्तान की बात करें, तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे वही रोया जाता है जो हम प्रूव कर चुके हैं, यानी कि गुर्बत, यानी कि लैक ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, और लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ प्लेटफॉर्म, ये मसले मसाइल हैं। लेकिन उनको जितने भी लड़के स्पेशली सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी से, आउट ऑफ कराची या बलूचिस्तान से, उनको तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप ना तो गवर्नमेंट का इंतज़ार करें, ना किसी यूनिवर्सिटी का इंतज़ार करें, आप खुद इन्वेस्टिगेट करें, खुद आप अपनी अप्रोचेस को जो है वो बढ़ाएं, अपने विजन को बढ़ाएं, और आप कोशिश करें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप जो है वो जम करें, और चंद लड़के आप मिलके कोई अच्छे से कुछ आइडियाज़ के ऊपर काम करें, फिर उन आइडियाज़ के ऊपर आप प्रॉपर्ली उसकी वेट करें कि जो हम आइडिया बनाने जा रहे हैं वो मार्केट के अंदर वाकई एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके ऊपर आप काम करें। और काम करने के बाद आप जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर एक प्रोसेस होता है कि आइडिया होना चाहिए, MVP होनी चाहिए, फिर आप उसको मार्केट करें, ट्रैक्शन मिलनी चाहिए, कुछ क्लाइंट्स के पास आप चले जाएं, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट रेज करें। तो शदीद ज़रूरत है हमें कि हम अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझें, और हम बजाय कि हम जो है ना वो कंप्लेंट्स करने के हम हिम्मत करें। तो हमारा मिसाल, हम जैसे मैंने बताया कि 7 से टीम उठी और जो सिलिकॉन वैली तक पहुंची है अपनी मेहनत पे, कोई एक डायरेक्शन नहीं, किसी एक बंदे के 1 रुपये की सपोर्ट नहीं थी, कोई कभी किसी बंदे की डायरेक्शन नहीं थी, हमने खुद करके दिखाया है। तो हमारी एक मिसाल है आपके सामने कि आप भी हिम्मत कर सकते हैं। और स्पेशली सिंध के अंदर जितनी हमारे सर्कल के अंदर लोग हैं, हम पोल्टा तो हमारा टारगेट से आपका क्वेश्चन था कि हम पोल्टा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। पोल्टा की एड्रेस अगर हमारे सुनने वालों को बताएं कि वो आपकी वेबसाइट पे आएँ। जी, वेबसाइट है हमारी polta.com, वेबसाइट है हमारी, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। उसके अलावा जो हम थोड़ा बहुत हम काम कर रहे हैं, जो हमारी प्रीवियस कंपनी थी डिग्नोस के नाम से, उसके ऊपर हमने कुछ इनोवेशंस की चीज़ें की हुई हैं। उसके अंदर हम स्टीम, IoT इनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली सिंध यूनिवर्सिटी, मेरानी यूनिवर्सिटी, या उससे आगे आपकी कायदे-ए-आम है, IBS अखर है, खैरपुर है, उनके अंदर जो भी स्टूडेंट्स अब समझते हैं कि यार हम किसी चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, या हमें कन्फ्यूजन है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम है क्या, हमें पता नहीं है इस चीज़ का, इन चीज़ों के अंदर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह जो इन चीज़ों को टैकल कर रही है। हमने 7 से स्टार्ट किया है, और हम जैसे ही हमारा एक वर्कफोर्स स्टार्ट होगी 7 के अंदर, फिर इसको आगे ले जाएंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको गाइड करेंगे प्रॉपरली।
हाँ मुर्तज़ा, बड़ी मेहरबानी, आप हमारी लीडर टीवी में आए, लेकिन जाते जाते ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहें जो मुझे मतलब सवाल की सूरत में समझ में नहीं आती हो कि आप कहें कि ये मैं बात करना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात? देखिए, मैं बस अपने जो यूथ है ना उसको सिर्फ एक जो ना वो पैगाम देना चाहूँगा कि देखिए, हम गुज़िश्ता कितने सालों से काम कर रहे हैं, या हम कितने अगर पिछले 10-15 सालों से देखें तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ने जहन ज़ाया ही किए हैं। बड़ा कम ही रेशो होगा जो हमारे लड़के जो है किसी जगह पे पहुंचे होंगे या लड़की हमारी किसी जगह पे पहुंची होगी, नहीं तो वो मोस्टली तो बेचारे फेल हुए हैं। डिग्रीज़ लेने के बाद वो धक्के खा रहे, किसी MA MPA को तक पे काम कर रहे हैं, आप किसी और जॉब पे जगह पे जॉब्स कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें जॉब वाले माइंडसेट को हटाएं। इस वक्त 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक ज़बरदस्त जो है ना एक इन्वायरमेंट है आपके पास, इसके अंदर आप अपने घरों में बैठ के, अपने घरों से बैठ के आप रियल में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। जैसे मैं एक बातों का एक दोस्तों को मिसाल देता हूँ कि अगर थर के अंदर बच्चा है या कश्मीर और कनकोट के अंदर कोई बच्चा है, उसके पास अगर एक थका हुआ कंप्यूटर है और थकी हुई अगर मोबाइल है, तो ये मोबाइल, ये कंप्यूटर आपको दुनिया के बड़े से बड़े कंट्री को हिला सकता है। इसके पावर को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें आप। तो आप कोशिश करें, अपने चीज़ों को ग्रूम करें, आप नई चीज़ों के ऊपर काम करें। जैसे अगर मैं सिंध के दोस्तों को अगर एक मिसाल देना चाहूँ, हमारे पास जैसे चलता है असगर खोसो चलता है, बड़ा मज़ा है, लोग जानते हैं इसे। असगर खोसो हालांकि अनपढ़ बंदा है, वो हमारे मेहरान यूनिवर्सिटी के पोजीशन होल्डर से ज़्यादा कमाता होगा, ठीक है। रीज़न क्या है? वो न्यू ट्रेंड को समझ चुका है, ठीक है। जैसे हम खान अकेडमी की मिसाल ले लें, एक केपी का टीचर था, केपी के अंदर सिंपल सा टीचर था, और उसने अपने ही जो क्लासेस ले रहा था, जो पढ़ा रहा था, उसको उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, यूट्यूब का चैनल बनाया, यूट्यूब के चैनल बनाया तो उसके स्टूडेंट्स बढ़ गए। और 2010 में गालिबन फॉर्ब्स एक बड़ा मैगजीन है सिलिकॉन वैली के अंदर, उसके अंदर उसको एक टाइटल मिला कि हाउ कैन अ सिंगल पर्सन विद अ सिंगल सिस्टम कैन अट्रैक्ट 10 मिलियन स्टूडेंट्स। एक बंदा एक सिस्टम लेके एक कमरे के अंदर 1 करोड़ जो है ना वो स्टूडेंट ले सकता है। तो आज उसकी कंपनी $1 मिलियन के अंदर चल रही है। तो भाई ये भी तरीका है, हम अपने आप बैठ के एक थोड़ी जगह पे बैठ के हम चंद लड़के मिलके एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दराज हमारे सामने है, और हमारे पास दराज के साथ जो है ना करीम की मिसाल हमारे सामने है। करीम का जो फाउंडर था यही मुदस्सिर शेख था, यही सिलिकॉन वैली में था, एक यंग लड़का है, लाहौर का लड़का था, ठीक है। तो माशाल्लाह $3.4 बिलियन में अगर आपकी करीम एक्वायर हुई है, तो ये मिसाल है हमारे सामने। तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके से हम जॉब्स के माइंडसेट को हटा के हम स्पेशली एंटरप्रेन्योर के अंदर हम आ जाएं। मुर्तज़ा, मेहरबानी। नाजरीन, ये थे हमारे माहिर, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट और CEO पोल्ट्रा जनाब अली मुर्तज़ा सोलंगी, जिन्होंने 7 शरीफ से सिलिकॉन वादी तक मेहनतों से एक सफ़र भी किया और नई ईजादात के तरफ वो जा रहे हैं, और दुनिया में पोल्ट्री को, उनकी हेल्थ को जो ख़तरात लाक हैं, वो ख़तरात कम करने की टेक्नोलॉजी के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। जाते जाते अली मुर्तज़ा की ये बात कि जो भी नौजवान फ़ारिगुल तहसील हैं वो इनकी वेबसाइट पे आएँ, जो भी नौजवान फ़ारिगुल तहसील हैं वो फ़ारिग न बैठें और अपने किसी न किसी काम से लग जाएं, जुट जाएं। ये दुनिया उसकी चौखट पे चौथा रिवॉल्यूशन आना चाहता है। हम तैयार नहीं होंगे तो हम बुलडोज़ हो जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे। किसी और प्रोग्राम में हमारा इंतज़ार कीजिएगा। जाते जाते आपको एक और गुजारिश कि हमारे लीडर टीवी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लोगों को बताएं कि हम सीरियस बातों पे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को मज़ीद अच्छा और ताबनाक बनाने की और सिंध के लोगों को बेहतर मौक़े फ़राहम करने की कोशिश और जस्तजू में लगे रहेंगे। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।